जितनी हमने महसूस की थी। उस दोपहर हम एक दूसरे से दूर चले गए, ये जानते हुए कि हमने एक सीमा पार कर ली है जहां से पीछे मुड़ना नहीं था। हवा में तनाव और भी सघन था, अपराध बोध हम पर भारी था, लेकिन साथ ही आकर्षण ने हमें चुंबक की तरह एक साथ रखा। उस रात जब गैब्रियल काम पर एक लंबे दिन से घर लौटा तो नग्न आंखों के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेज सेट की गई थी, भोजन भांप रहा था और स्वादिष्ट सुगंध ने छोटी रसोई को भर दिया। लॉरा और मेटियो मेज पर बैठे थे, बात कर रहे थे क्योंकि वे गैब्रियल के आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि मेरे लिए वह रात बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। हवा में कुछ था, एक अदृश्य वजन जो मेरे भतीजे मातेओ और मेरे बीच जो कुछ हुआ था उसके तनाव को वहन करता था। जैसे ही मैंने अपने भतीजे को देखा, मैंने शांत रहने और घबराहट के किसी भी संकेत को छिपाने की कोशिश की। दूसरी ओर मैथ्यू स्वाभाविक रूप से अभिनय कर रहा था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। गैब्रियल थका हुआ आया, लेकिन जब उसने मुझे और उसके प्यारे भतीजे मातेओ को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हम तीनों टेबल के चारों ओर बैठ गए और खाना खाने लगे। दोपहर के भोजन पर गैब्रियल ने काम पर अपने दिन के उपाख्यानों को साझा किया और मैंने बातचीत में भाग लेने की कोशिश की, भले ही मेरा मन कहीं और था। हर बार जब मैं मातेओ के साथ नज़रों का आदान प्रदान करता था तो मुझे अपने शरीर में एक सिहरन महसूस होती थी। हम जो कर रहे थे उसके बारे में कुछ निषिद्ध, रोमांचक और खतरनाक था और हम दोनों इसके बारे में जानते थे। मैं अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब भी गैब्रियल हमें देखता था मेरा दिल धड़क उठता था। गैब्रियल हमारी अपनी छत के नीचे क्या हो रहा था से बेखबर, बिना किसी संदेह के बात करना और हंसना जारी रखा। उसके लिए मैथ्यू एक छोटे भाई की तरह था, एक बच्चा जिसे देखभाल और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरा आत्मविश्वास चुपचाप टूट रहा था। रात का खाना अजीब माहौल में बिताया गया था, अजीब चुप्पी और मजबूर हंसी के साथ। माटेओ और मैं रहस्यों और इच्छाओं के जाल में फंस गए थे, जो किसी भी क्षण टूटने की धमकी देते थे। हम दोनों चाहते थे कि रात का खाना जल्द ही खत्म हो जाए ताकि हम अपने कमरे में रिटायर हो सकें और उस असहनीय तनाव से दूर हो सकें। अंत में गैब्रियल ने अपना रात का खाना खत्म किया और मेज से उठ गया। ठीक है दोस्तों, मैं थक गया हूँ, मैं आज रात जल्दी सोने जा रहा हूँ, उसने अपने कमरे में जाते हुए घोषणा की। मातेओ और मैंने घबराहट से सिर हिलाया और बर्तन साफ करने और मेज को साफ करने के लिए जल्दी से चले गए। जब हम रसोई में अकेले थे, मातेओ और मैंने जानबूझकर एक दूसरे को देखा, यह जानते हुए कि यह हमारे बीच क्या हो रहा था। इस बारे में बात करने का समय था। मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया, स्थिति को संबोधित करने के लिए सही शब्द खोजने की कोशिश की। अंत में मैथ्यू ने चुप्पी तोड़ दी। लॉरा, हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है, उन्होंने गंभीरता से कहा। हम यह दिखावा नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने आह भरी और उस पकवान को नीचे रख दिया जिसे मैं धो रहा था। मैं अपनी आंखों में पीड़ा की एक नज़र के साथ मातेओ की ओर मुड़ा। मुझे पता है मैथ्यू, यह एक गड़बड़ है, एक बड़ी गड़बड़ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैथ्यू मेरे पास आया और मेरे हाथ पकड़ लिया। लॉरा, मुझे पता है कि यह जटिल है, लेकिन हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हम दोनों जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, दांव ऊंचे थे और परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन हम अब जो कुछ भी हो रहा था उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। रात खत्म हो गई थी, लेकिन चीजें अभी शुरू हो रही थीं। उस रात गैब्रियल और मैथ्यू के साथ अजीब डिनर के बाद मैंने खुद को अपने कमरे में पाया, अपने विचारों के साथ अकेला। हवा में तनाव अभी भी बना हुआ था और मेरा मन संघर्ष और संदेह से भरा हुआ था। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया, छत को घूर रहा था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में चल रही हर चीज को संसाधित करने की कोशिश की। मेरी भावनाएं अराजकता में थीं। एक तरफ मैं मातेओ और मेरे बीच जो कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। वह जानती थी कि वह गैब्रियल के विश्वास को धोखा दे रही थी, वह आदमी जिसे वह प्यार करती थी और पिछले कुछ वर्षों में साझा की थी। लेकिन दूसरी ओर वह मैथ्यू के लिए महसूस किए गए तीव्र आकर्षण से इनकार नहीं कर सकती थी, एक कनेक्शन जो अनियंत्रित रूप से बढ़ गया था।
मेरे विचार गैब्रियल की ओर मुड़ गए। मैं उसे उस तरह से चोट पहुंचाने के विचार को सहन नहीं कर सकता था जिस तरह से मैं इसे कर रहा था। उसने मुझ पर भरोसा किया और मैं उस विश्वास को एक तरह से धोखा दे रहा था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मुझे कभी सच्चाई का पता चलेगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद को माफ कर पाऊंगा। मैथ्यू ने भी मेरे विचारों पर कब्जा कर लिया। वह मेरा भतीजा था और भले ही वह अब बच्चा नहीं था, हमारे बीच उम्र के अंतर ने इस आकर्षण को और भी जटिल बना दिया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे अपने भतीजे के साथ यह इच्छा कैसे हुई? वह अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहती थी या गैब्रियल के साथ उसका रिश्ता था? फिर अगली सुबह गैब्रियल काम पर चला गया था, जैसा कि वह हर दिन करता था। मैं अपनी बगल में लेटा हुआ था, चादरों की गर्मी को अपने चारों ओर लपेट रहा था, जब अचानक नरम हाथों ने धीरे से मुझे गले लगा लिया। मेरी पहली प्रतिक्रिया यह सोचना था कि यह गैब्रियल, मेरा प्रेमी था, जो अप्रत्याशित रूप से काम से लौट आया था। लेकिन जब मैंने देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो मुझे अपने भतीजे मातेओ की तीव्र आंखें मिलीं, जो मुझसे सिर्फ इंच की दूरी पर थीं। आश्चर्य मुझ पर हावी हो गया और एक पल के लिए मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरा दिमाग फंस गया और भावनाओं से भरा था। मैं मातेओ को अपने बिस्तर से बाहर निकलने के लिए कहना चाहता था कि यह गलत और अनुचित था, लेकिन मेरे अंदर कुछ ने विरोध किया। एक लंबे समय से भरा हुआ तनाव हवा में लटका हुआ था और हम दोनों एक आकर्षण के जादू के नीचे लग रहे थे जिसे अनदेखा करना असंभव था। मातेओ धीरे धीरे पास आया। उसके होंठ एक नरम लेकिन तीव्र चुंबन में मुझसे मिल रहे थे। यह एक बिजली की चिंगारी की तरह था जिसने दोनों में जुनून को प्रज्वलित किया। उस समय शब्द अनावश्यक थे। हमारे मुंह इच्छा की भाषा बोलते थे जिसे हम लंबे समय से रोक रहे थे। एक चुंबन के साथ जो शुरू हुआ वह जल्दी से एक जंगली इच्छा में बदल गया। हम खुद को अपनी भावनाओं के ज्वार से दूर जाने देते हैं और संकोच पिघल जाते हैं। हमारे शरीर और भी करीब आ गए और मैं पल की तीव्रता से अभिभूत था। कमरा छोटा लग रहा था, समय कम हो रहा था और उस समय केवल मातेओ और मैं मौजूद थे। जुनून ने हमें भस्म कर दिया और हमारे शरीर इच्छा के उन्माद में डूब गए। यह निषिद्ध क्षेत्र था, एक रहस्य जिसे हमने चुपचाप साझा किया था। हर दुलार, हर चुंबन, जरूरत और लालसा का एक मौन रोना था। उस पल के दौरान हमने लौरा और माटेओ, चाची और भतीजे बनना बंद कर दिया ताकि जुनून के समुद्र में खो गई दो आत्माएं बन सकें। तर्क की आवाज ने मेरे दिमाग में अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, मुझे याद दिलाया कि क्या दांव पर था, हम जो विश्वासघात कर रहे थे और इससे क्या नुकसान हो सकता था। लेकिन हमारे बीच जलने वाली जलती हुई इच्छा भारी थी और कारण पल की गर्मी में गायब हो गया। अंत में जब जुनून की आग बुझ गई और हमारे शरीर अलग हो गए तो हम थके हुए और बेदम हो गए। मैंने छत को देखा, समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। कमरा एक अजीब चुप्पी से भरा हुआ था और हम दोनों जानते थे कि हमने एक रेखा पार कर ली थी जिसे हमें कभी पार नहीं करना चाहिए था। मैथ्यू ने अपनी आंखों में अपराध और अफसोस से भरे एक नज़र के साथ चुप्पी तोड़ दी। उसने मुश्किल से श्रव्य स्वर में मेरा नाम फुसफुसाया, जैसे कि वह माफ़ी या कुछ मांग रहा था, लेकिन शब्द मेरे गले में अटक गए, बाहर निकलने में असमर्थ। मेरा मन भारी भावनाओं के मिश्रण से भरा था, अपराध, शर्म, भय और इच्छा। मुझे पता था कि हमने जो किया था वह हर तरह से गलत था, कि इसने गैब्रियल के विश्वास को धोखा दिया था और हमारे पारिवारिक रिश्ते को अपूरणीय तरीके से नुकसान पहुंचाया था। हमने अपने कार्यों का भार वहन किया। जब वह आखिरकार कमरे से बाहर निकला तो मैं अकेला रह गया। ऐसा महसूस कर रहा था कि पूरी दुनिया मेरे चारों ओर बिखर रही थी। जैसे ही मैंने छत को देखा, मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था। हमने जो किया उसके परिणाम हमारे जीवन पर छाया की तरह फैल गए और कोई पीछे नहीं मुड़ता था। मेरा मन अनुत्तरित प्रश्नों से भरा था। मैं गैब्रियल का सामना कैसे करूंगा? हमने जो किया था उसके बाद हम एक परिवार के रूप में कैसे आगे बढ़ सकते थे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उस अपराध बोध से कैसे निपटेंगे जो अब से हमें परेशान करेगा? मातेओ के साथ उस गहन और जुनून से भरी सुबह के बाद मुझे पता था कि मुझे लेना होगा एक निर्णय। मेरा मन सवालों से भरा हुआ था। मैं गैब्रियल, मेरे प्रेमी को खोना नहीं चाहता था,
वह व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक मेरे पक्ष में था। लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैथ्यू के साथ जो हुआ था वह इस तरह जारी नहीं रह सकता था। हम उस स्थिति को फिर से होने नहीं दे सकते थे। मातेओ के कमरे से जाने के बाद मैं अपने विचारों और पेट में एक गांठ के साथ अकेला रह गया था। मुझे पता था कि मुझे उससे बात करनी होगी। हमारे बीच जो कुछ भी पैदा हुआ था उसे खत्म करना होगा और इस स्थिति का समाधान खोजना होगा जिसने सब कुछ नष्ट करने की धमकी दी थी। घंटों तक स्थिति के बारे में सोचने के बाद मैंने एक निर्णय लिया। मुझे पता था कि मुझे मैथ्यू से बात करनी होगी और मैंने जो शुरू किया था उसे समाप्त करना होगा। हम अपने रिश्ते को उस खतरनाक रास्ते पर नहीं जाने दे सकते थे। मुझे गैब्रियल के साथ अपने रिश्ते की रक्षा करने की आवश्यकता थी। वह व्यक्ति जिसे मैं प्यार करता था और अपने भविष्य को साझा करना चाहता था। तो उस दोपहर जब गैब्रियल हमेशा की तरह काम के लिए निकला तो मैं लिविंग रूम में मातेओ के साथ बैठ गया। माहौल तनावपूर्ण था और हम दोनों जानते थे कि एक कठिन बातचीत आ रही थी। अब हमने अपने कार्यों का भार वहन किया। जब वह आखिरकार कमरे से बाहर निकला तो मैं अकेला रह गया। ऐसा महसूस कर रहा था कि पूरी दुनिया मेरे चारों ओर बिखर रही थी। जैसे ही मैंने छत को देखा मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था। हमने जो किया उसके परिणाम हमारे जीवन पर छाया की तरह फैल गए और कोई पीछे नहीं मुड़ता था। मेरा मन अनुत्तरित प्रश्नों से भरा था। मैं गैब्रियल का सामना कैसे करूंगा? हमने जो किया था उसके बाद हम एक परिवार के रूप में कैसे आगे बढ़ सकते थे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उस अपराध बोध से कैसे निपटेंगे जो अब से हमें परेशान करेगा? मातेओ के साथ उस गहन और जुनून से भरी सुबह के बाद मुझे पता था कि मुझे लेना होगा एक निर्णय। मेरा मन सवालों से भरा हुआ था। मैं गैब्रियल, मेरे प्रेमी को खोना नहीं चाहता था, वह व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक मेरे पक्ष में था। लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैथ्यू के साथ जो हुआ था वह इस तरह जारी नहीं रह सकता था। हम उस स्थिति को फिर से होने नहीं दे सकते थे। मातेओ के कमरे से जाने के बाद मैं अपने विचारों और पेट में एक गांठ के साथ अकेला रह गया था। मुझे पता था कि मुझे उससे बात करनी होगी। हमारे बीच जो कुछ भी पैदा हुआ था उसे खत्म करना होगा और इस स्थिति का समाधान खोजना होगा जिसने सब कुछ नष्ट करने की धमकी दी थी। घंटों तक स्थिति के बारे में सोचने के बाद मैंने एक निर्णय लिया। मुझे पता था कि मुझे मैथ्यू से बात करनी होगी और मैंने जो शुरू किया था उसे समाप्त करना होगा। हम अपने रिश्ते को उस खतरनाक रास्ते पर नहीं जाने दे सकते थे। मुझे गैब्रियल के साथ अपने रिश्ते की रक्षा करने की आवश्यकता थी। वह व्यक्ति जिसे मैं प्यार करता था और अपने भविष्य को साझा करना चाहता था। तो उस दोपहर जब गैब्रियल हमेशा की तरह काम के लिए निकला तो मैं लिविंग रूम में मातेओ के साथ बैठ गया। माहौल तनावपूर्ण था और हम दोनों जानते थे कि एक कठिन बातचीत आ रही थी।